जय हिंद। स्वागत और अभिनंदन है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आरपीएससी की जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर की सीरीज है, आज उसी क्रम में हमने एसआई के अंदर जो एग्जाम हुआ था, एसआई का 2021 के अंदर सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2021 वाले, उसका लिया है। तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ये जो क्वेश्चन पेपर हम सोल्व कर रहे हैं, इनमें ज़्यादातर हम फोकस पॉलिटी पे कर रहे हैं, तो ये भी आप ध्यान रखें, ठीक है। चलते हैं, जो हमारे काम की है वही पसंद इसमें, क्योंकि इंडिया जीके भी आता है और कुछ कुछ ज्योग्राफी भी आती है। तो मुकुंदवाड़ा की जो पहाड़ियाँ ये कहाँ पर स्थित है, क्वेश्चन नंबर 13 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। मुकुंदवाड़ा की जो पहाड़ियाँ ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये स्थित है हाड़ौती के पठार में, आपको पता है। मुकुंदवाड़ा का जो पठार है ये कोटा, बूंदी और जो 12 झालावाड़ वाले क्षेत्र के अंदर पाया जाता है। बोराट का पठार, हमने कई बार बात की इसकी, बोराट के अंदर केजी बोराट का पठार, ठीक है। के से आ जाएगा कुंभलगढ़ और जी से आ जाता है गोकुंदा। आप ऐसे याद करोगे, केजी तो आपको याद रह जाएगा केजी बोराट, एक कोई व्यक्ति का नाम बना लेना ऐसे ट्रिक से। एक आता है भोमट का पठार। तो भोमट का पठार कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है उदयपुर के अंदर, पूर्वी सिरोही के अंदर और डूंगरपुर के अंदर। तो पूर्वी सिरोही और डूंगरपुर के अंदर जो पठार है वो कौन सा है, भोमट का पठार है, ये आप ध्यान रखें। छप्पन के मैदान में ये जो बांसवाड़ा और जो प्रतापगढ़ वाला जो क्षेत्र आता है, ये छप्पन का मैदान हो जाता है। अरावली की पहाड़ियों में मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ नहीं स्थित है, ये इसका जो लगभग भाग आ जाता है ये विंध्याचल का भाग आ जाता है। विंध्याचल का जो भाग आ जाता है और ये मध्य प्रदेश के अंदर है विंध्याचल वाला, ये भी आप ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना का निर्माण किस जिले में किया गया है, या किस जिले के लिए किया गया है। तो सोम कमला अंबा, ये तीनों नाम अगर साथ में आ जाए तो इसका निर्माण किया गया है डूंगरपुर के लिए, ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर सीधा नाम आ जाए सोम अंबा, सोम कमला जो सिंचाई परियोजना, ये इसका जो निर्माण किस जिले के लिए किया गया है, तो वो किया गया है उदयपुर के लिए। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे छापी परियोजना झालावाड़ के अंदर है, ठीक है, ये भी ध्यान होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस खनिज से सीमेंट, चादरें, टाइलें, फिल्टर्स, बॉयलर्स तथा अन्य ताप निरोधक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। ताप निरोधक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, हीट रेजिस्टेंट जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, उनका निर्माण किस वस्तुओं से किया जाता है। तो फेल्सपार, डोलोमाइट, एस्बेस्टोस या वोलेस्टोनाइट, किस से किया जाता है, ये किया जाता है एस्बेस्टोस से, ठीक है। एस्बेस्टोस से किया जाता है, ध्यान रखना। वोलेस्टोनाइट जिसका राजस्थान एकमात्र उत्पादक है, ठीक है, ये एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, एकमात्र उत्पादक है राजस्थान इसका, यानी 100% राजस्थान के अंदर ही ये उत्पादित होता है, ये भी आप ध्यान रखें। देखिए इसके अंदर जो पॉलिटी के क्वेश्चन है वो अच्छे लेवल के हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड ने चुकंदर से चीनी बनाने जो कब से प्रारंभ किया था। जो गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड है, इसने चुकंदर से चीनी बनाना कब प्रारंभ किया था, तो ये 1968 के अंदर किया था, ये पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी पाइप लाइन केवल गैस का परिवहन करती है। ये हमारे काम का नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि ये तो इंडिया लेवल का आ जाता है। वैसे भी ये केवल इसका राइट आंसर हजारी और विजयपुर और जगदीशपुर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आते हैं पॉलिटी के क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन, यानी देखना द्वैध शासन, डायरेक्सी जो है वो इस्टेब्लिश्ड हुआ था या स्थापना की गई थी। तो द्वैध शासन की जो स्थापना है ये किसकी हुई थी, तो भारत परिषद अधिनियम 1891, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1919 और भारत परिषद अधिनियम 1935। तो किस अधिनियम के द्वारा ये हुई थी, ये हुई थी द्वैध शासन की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के शासन से, ठीक है। ये ध्यान रखना, ऑप्शन 4 को क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935 से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये हमें देखना है कि कौन सी चीज़ हमने कौन से देश से ली है। जैसे आता है कि विधि निर्माण की प्रक्रिया, यानी लॉ मेकिंग जो प्रोसीजर है, ये हमने कहाँ से लिया है, तो ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने ब्रिटिश से लिया है ना, लॉ मेकिंग विधि निर्माण की प्रक्रिया। फिर आ जाती है अवशिष्ट शक्ति, ये न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति हमने यूएसए से ली है, ठीक है। स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांत, स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांत हमने लिया है फ्रांस से। तो ये भी ध्यान रखना, यानी ए के अंदर कौन सा आएगा, ए के अंदर आ जाएगा थर्ड, या थर्ड के अंदर आ जाएगा ए। तो थर्ड के अंदर ए आ रहा है, कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, ये ध्यान रखना, ठीक है। सॉरी, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये वाला होगा 2 नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सोनाड़ी नस्ल की भेड़ें राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है। तो सोनाड़ी जो नस्ल की भेड़ें हैं राजस्थान के उदयपुर जिले में पाई जाती है, ऑप्शन 4 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह कथन किसका है, मैं आपके इस विचार से सहमत हूं कि यद्यपि हमारे संविधान में से उपबंधों का समावेश भी है
जो केंद्र को ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं जिनमें प्रांतों की स्वतंत्रता समाप्त सी हो जाती है, फिर भी परिसंघात्मक संविधान है। ये किसका कथन है? प्रोफेसर केसी वहियर का है, प्रोफेसर केसी वहियर, मॉरिस जोन्स, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या फिर के एम मुंशी साहब का है। तो ये कथन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, ठीक है, जो हमारे संविधान निर्माता थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनका कथन है। थर्ड स्टेटमेंट क्या होगा इसका? जो थर्ड ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। इस स्टेटमेंट को आप ध्यान रखना और लिख लेना एक जगह। मैं आपके इस विचार से सहमत हूँ कि यद्यपि हमारे संविधान में ऐसे उपबंधों का समावेश भी है जो केंद्र को ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं जिनमें प्रांतों की स्वतंत्रता समाप्त सी हो जाती है, फिर भी ये परिसंघात्मक संविधान है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित कर सकता है। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य निम्नलिखित में से किस आधार पर स्वयं पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता? तो ध्यान रखना, किस आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता ये आपको बताना है। तो धर्म, मूलवंश, जाति और वर्ग के आधार पर, ठीक है। ऑप्शन जो 1 होगा ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि जो आर्टिकल 15 इसमें लिखा हुआ है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, ये तो लिखा हुआ है आर्टिकल 15 के अंदर, ठीक है। ये क्रम है, याद रखना। आर्टिकल 16 के अंदर लिखा हुआ है, 16A के अंदर, ये 16(2) के अंदर, 16 जो 2 है इसमें लिखा हुआ है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और लिंग के बाद में यहाँ पर तो आ जाता है जन्म स्थान और यहाँ पर आता है उद्भव, ठीक है। ये उद्भव वाला जो है ना, ये डिप्टी कमांडेंट एग्जाम हुआ था 2022 के अंदर, उसमें पूछा था कि उद्भव जो शब्द है ये किस में उल्लेखित है? तो 16(2) में उल्लेखित है, ठीक है। और उद्भव के बाद में आ जाता है जन्म स्थान और जन्म स्थान के बाद में आता है निवास स्थान। तो ये भी ध्यान रखें। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन 1 होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है ये अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? भारत के राष्ट्रपति को, भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के उपराष्ट्रपति को या फिर लोकसभा के उपाध्यक्ष को? आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 93 और 94, ठीक है। 93 और 94, 93 में है कि लोकसभा के जो तत्कालीन जो भी सदस्य होते हैं वो अपने सदस्यों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। आर्टिकल 94 के तहत वो अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटा सकते हैं। और आर्टिकल 94 में ही ये लिखा हुआ है कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, स्पीकर होता है, वो उपाध्यक्ष को क्या देता है? त्यागपत्र देता है। तो इसके अंदर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 4th नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखें, कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। भारत के जो राष्ट्रपति है ये अपने त्यागपत्र उपराष्ट्रपति जी को देते हैं और प्रधानमंत्री है ये अपना त्यागपत्र है ये राष्ट्रपति को ही क्या करते हैं? संबोधित करते हुए देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्यों के किस समूह में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है? यू नो वेरी वेल दैट इन आर्टिकल 68 जो 168 है यानी 168 है, उसमें राज्य की जो व्यवस्थापिका है उसके बारे में जिक्र किया गया है, या फिर राज्य का जो विधानमंडल है उसके बारे में जिक्र किया गया है कि विधानमंडल के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती है। तो विधानमंडल के अंदर एक तो सम्मिलित होते हैं, उनका नाम है गवर्नर, और एक होता है विधान परिषद, और एक सम्मिलित होता है विधानसभा। तो विधानसभा तो सभी राज्यों में है और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में भी है, दिल्ली और पुडुचेरी में, लेकिन और एक अब जम्मू कश्मीर भी हो गई है। लेकिन विधान परिषद है ये 6 ही राज्यों में है। तो कौन कौन से राज्यों में है ये आपको इसमें बताना है ऑप्शन में। तो राजस्थान के अंदर विधान परिषद नहीं है, द्विसदनात्मक व्यवस्था नहीं है, ये ध्यान रखना। राजस्थान ने 2012 के अंदर एक बिल भेजा जरूर था लेकिन वो अभी तक पास नहीं किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। फिर इसमें भी राजस्थान आ रहा है तो ये भी आप कट कर दो। इसमें गोवा आ रहा है तो गोवा के अंदर भी विधान परिषद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन कौन सा बचा? बिहार, यानी सेकंड वाला ऑप्शन बच गया। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करते हैं। अगर भारत के उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनको हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करते हैं, किसके द्वारा? सदन के, निम्न सदन के साधारण बहुमत द्वारा। अब यहाँ पर निम्न सदन का मतलब क्या होता है पता? लोकसभा, ठीक है। कौन सा होता है? लोकसभा। निम्न सदन का मतलब हो गया लोकसभा। तो आपको पता है कि न्यायाधीश को हटाने के लिए दोनों सदनों की सेम मतलब जो होती है वो शक्ति होती है। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा? गलत होगा, ठीक है, राइट नहीं होगा। सदन के उच्च सदन के 2/3 बहुमत द्वारा। फिर भी मैं बता रहा हूँ कि दोनों सदनों की समान भूमिका होती है हटाने के लिए, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन राइट नहीं होगा, ठीक है। आप इजीली इन ऑप्शन को कट कर सकते हो। प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा। बहुमत का मतलब ये होता है कि सपोज दैट किसी भी जो सदन है उसमें 100 सदस्य हैं तो बहुमत का मतलब 51 सदस्य है तो उन्होंने कर दिया, तो वो सदस्य अगर प्रस्ताव पारित कर दिया तो वो पास हो जाएगा। जी ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ऐसा तो बहुमत तो हर सरकार का भी होता है लेकिन ऐसा नहीं होता कि प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा और उस सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा होगा। यानी ऑप्शन 4 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाना चाहते हो तो यही प्रोसेस आपको फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत होना चाहिए और
उस सदन में उपस्थित और मतदान देने वाले के सदस्यों के द्वारा बहुमत भी होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान पंचायती राज नियम 2011 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाई जा सकती है? यानी राजस्थान का जो पंचायती राज नियम 2011 के अंदर जो परिवर्तित किया गया था, उसमें ग्राम सभा की जो विशेष बैठक है ये बुलाई जा सकती है। आपने अच्छी तरह पढ़ा होगा पॉलिटी के अंदर, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के अंदर क्या फ़र्क होता है। ठीक है, ग्राम सभा एक गाँव के सभी वयस्क मतदाताओं के समूह को ग्राम सभा बोला जाता है, जबकि ग्राम पंचायत जो एक एरिया की या फिर 2 या 3 गाँव की भी ग्राम पंचायत हो सकती है, ये भी आप ध्यान रखें। तो विशेष बैठक कब बुलाई जाएगी ग्राम की? ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम 5% या 25 सदस्यों इसमें से जो भी अधिकों द्वारा सचिव को दी गई लिखित सूचना के आधार पर, ये इसमें ऑप्शन आता है। फिर आ जाता है ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम 10% या 25 सदस्यों इसमें से जो भी दी गई सचिव को दी गई सूचना के आधार पर, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम 5% या फिर 50 सदस्यों का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। इसका ऑप्शन राइट आंसर एक होगा। ठीक है, याद रखना कि ग्राम सभा के अगर कुल सदस्यों में से कम 5% 5% अगर सदस्य बोल दे, या फिर 25 सदस्यों में से इसमें से जो भी अधिक हो, ठीक है, कम नहीं, जो भी अधिक हो, द्वारा सचिव को दी गई लिखित सूचना के आधार पर क्या होगा? विशेष बैठक ग्राम सभा की बुलाई जा सकती है। ये आप ध्यान रखें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के किस मुख्यमंत्री की कामचलाऊ सरकार के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो पहली बात है केयर टेकर जो सरकार थी ये टीकाराम पालीवाल साहब की थी। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि राजस्थान के अंदर जो प्रथम विधानसभा चुनाव हुए थे वो 4 से 24 जनवरी 1952 को हुए थे। ठीक है, राजस्थान विधानसभा का जो गठन है ये 29 मार्च 1952 को हुआ था। राजस्थान विधानसभा की प्रथम बैठक 31 मार्च 1952 को हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। और राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल थे, लेकिन राजस्थान के तत्कालीन मनोनीत मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास चुनाव हार गए थे। ये जालोर से तो लड़े थे, ए क्षेत्र से। ठीक है, जालोर का ए क्षेत्र, और जो जोधपुर का था, जोधपुर का कौन सा क्षेत्र था? बी। ये 2 जगहों से लड़े थे और दोनों जगह से क्या हो गए थे? चुनाव हार गए थे। बाद में इन्होंने किशनगढ़ से उपचुनाव जीत कराए। क्या है? किशनगढ़ से उपचुनाव जीत कराए, और 11/11/1952 को ये राजस्थान के दूसरे, आप बोल सकते हो, प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री है वो बने थे। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। तो टीकाराम पालीवाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति है ये आपको पता है राज्यपाल के द्वारा ही की जाएगी। ठीक है, राज्य स्तर पर जितनी भी नियुक्तियां होती है, राज्य स्तर पर जितनी भी नियुक्तियां होती है वो सभी नियुक्तियों की नियुक्ति कौन करते हैं? उन सभी को नियुक्त राज्यपाल ही करते हैं, एक्सेप्ट जो एक तो आप बोल सकते हो हाई कोर्ट के जजेज हैं उनकी, और एक सेवेम की। ये इनके अलावा सभी जो नियुक्तियां राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। एक संसदीय जो सचिव पद है, इसकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करते, इसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री स्वयं करते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विशाखा बनाम राजस्थान सरकार प्रकरण में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी विशाखा गाइडलाइन का संबंध किससे है? तो विशाखा का संबंध महिला घरेलू हिंसा को रोकना से है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। महिला घरेलू हिंसा से रोकना, बाल अपराध से यौन उत्पीड़न को रोकना, सॉरी ये इसका ये हो जाएगा। ठीक है, यौन टू चेक सेक्सुअल हैरेसमेंट हो जाएगा, ये आप ध्यान रखना। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, वो मैंने पहले गलती कर दिया था, सॉरी उसके लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है उनका कार्यकाल कितने वर्ष होता है, ये आपको बताना है। सीजीए का जो कार्यकाल है ये कितने वर्ष होता है? तो इनका जो कार्यकाल है ये 6 वर्ष होता है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो भारत का राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसे संबोधित करते हुए अपने त्यागपत्र देगा? यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो भारत का उपराष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसे संबोधित करते हुए अपने त्यागपत्र देगा? देखिए कितने अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो पद रिक्त हो या फिर ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो त्यागपत्र दिया जाता है वो उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए ही दिया जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति को ही दिया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान लोक सेवा गारंटी डिलीवरी अधिनियम के संबंध में क्या सही नहीं है? राजस्थान लोक सेवा गारंटी डिलीवरी अधिनियम के संबंध में प्रारंभ में अधिनियम में 15 विभागों की 108 सेवाओं का शामिल किया गया था। ठीक है, ये सम्मिलित है या नहीं है? उसके बाद में आता है सरकार ने सेवाएं प्रदान नहीं करने और उसमें देरी होने पर जुर्माने का प्रावधान किया। ये भी स्टेटमेंट सही है और ये भी स्टेटमेंट सही है। नियत समय सीमा की गणना करते समय अवकाशों को शामिल नहीं किया जाएगा,
ये भी स्टेटमेंट सही है। प्रथम अपील, द्वितीय अपील तथा पुनर्निरीक्षण आवेदन के साथ फीस देय होगी, ये इसका स्टेटमेंट क्या नहीं है, सही नहीं है। तो ऑप्शन 4 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब ध्यान रखना, अपने जो ईओ और आरओ के सिलेबस में है, ये राजस्थान लोक सेवा गारंटी जो अधिनियम 2011 वाला है, इसमें अगर आपने वहीं कहीं पर नोट कर रखा है तो ये तीनों स्टेटमेंट आप लिख लेना, ठीक है। ये आपके काम आ जाएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हमें ये भी सिखाते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, और उनसे हमें जो भी नॉलेज जो क्वेश्चन के अंदर दी गई है वो भी पता चलती है। निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल पद के लिए शर्त है? देखिए, आपको मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। आर्टिकल 153 के अंदर लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ये मूल संविधान में उल्लेखित था, लेकिन आज के समय में इसमें उल्लेखित है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल हो सकता है। आर्टिकल 154 के अंदर लिखा है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वो राज्यपाल में निहित होगी। आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति लिखी हुई है। राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति वारंट जारी करते हैं, जो संबंधित राज्य का जो मुख्य सचिव है उस टाइम में शपथ के समय पढ़कर सुनाता है। 156 के अंदर इनका कार्यकाल टेन्योर लिखा हुआ है, जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। 157 के अंदर लिखी हुई है इनकी योग्यता, क्या लिखी हुई है, योग्यता, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोल सकते हो आपने। तो इनमें 2 ही योग्यता लिखी हुई है, एक तो भारत का नागरिक होने चाहिए, और यहाँ पर लिखा है पूछा है शर्तें, तो भारत का नागरिक होना चाहिए, ये शर्त नहीं है, ये योग्यता, एलिजिबिलिटी है। तो ऑप्शन 1 कट हो गया इसमें। अब सही विकल्प का देखना है, तो देखिए इसमें 1 आ रहा है तो ये कट हो गया, इसमें भी 1 आ रहा है तो ये भी कट हो गया, और फोर्थ ऑप्शन देखिए आप, इसमें भी 1 आ रहा है तो ये भी कट हो गया। तो इसका जो राइट आंसर है वैसे भी कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर आप ऐसे करते हो, जैसे 35 वर्ष की आयु पूरी हो कर चुका हो, तो ये एक शर्त नहीं है, ये एक योग्यता है। शर्तों में तो ये है कि वह लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्या नहीं करना चाहिए, लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए, वो संसद अथवा राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, और अन्य योग्यताओं का निर्धारण कौन करेगी, शर्तों का निर्धारण संसद करेगी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नरसिम्हन समिति का संबंध है, नरसिम्हन जो समिति है इसका संबंध किससे है, तो इसका जो संबंध है ये बैंकिंग संरचना सुधार से है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आगे जो इकोनॉमिक का क्वेश्चन आ गया, सामाजिक न्याय संतुलन है, सामाजिक न्याय संतुलन क्या है? ऑप्शन, ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। व्यक्तिगत अधिकार एवं सामाजिक न्याय नियंत्रण के मध्य सामाजिक न्याय जो है संतुलन है। जो ऑप्शन इसका 1 होगा यही राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक न्याय संतुलन यानी सोशल जस्टिस इज द बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल राइट्स एंड सोशल कंट्रोल, यानी व्यक्तिगत आधार अधिकार और सामाजिक नियंत्रण के मध्य सामाजिक न्याय संतुलन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी आप देख लेना, ठीक है। भारत सरकार ने एक सुधार पैकेज की घोषणा की, यह प्रोत्साहन पैकेज भारत के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? ये भी ओल्ड क्वेश्चन हो चुका है, लेकिन आप इसका आंसर देखो तो 10% था उस टाइम में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पॉलिटी के और क्वेश्चन देख लेते हैं, है तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना कि जो निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का सूचक नहीं है, तो इसमें पर्यावरण की जो स्थिति है ये मानव विकास सूचकांक का सूचक नहीं है। ऑप्शन 4 इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत बालिकाएं जो राजस्थान राज्य से संबंध है और उन जन का जन्म मई, जून, जुलाई या अगस्त किसके बाद में जो ये एलिजिबल होंगी, तो ये जो एलिजिबल है ये जून 2016 के बाद में जो थी वो एलिजिबल हो जाएंगी। ये योजना भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है, अपने सिलेबस में है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई के तहत किसानों की सभी श्रेणियों के लिए केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी क्या है? तो जब तक ना कहा जाए तब तक आपको एक ही हिस्सेदारी रखनी है हमेशा के लिए। मैंने कई बार बताया भी आपको 60-40 वाला हिस्सा रखना है, ठीक है। 3 इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 1.0 के अनुसार किस जिले ने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए थे? तो 1.0 के अनुसार किसने प्राप्त किए थे? तो ये किए थे कोटा ने। अभी ये डेटा पुराना हो चुका है तो इसका याद रखने का कोई मतलब नहीं है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला जालौर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में नवजीवन योजना प्रारंभ की गई। अवैध शराब के निर्माण में शामिल व्यक्तियों, समुदायों हेतु नशे के आदियों के रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु, राज्य सरकार के स्कूलों में विकलांग बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु, कैदियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान हेतु, तो इनमें से कौन सी योजना नवजीवन योजना का संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवैध शराब के निर्माण में शामिल व्यक्तियों को समुदाय हेतु नवजीवन योजना प्रारंभ की गई थी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसे लगते हैं इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। ईओ आरओ की करंट अफेयर की जो क्लास है अपनी, वो हम अभी मंथ का प्लान कर रहे हैं, तो आप उसके लिए चिंता नहीं करें, हम आपको ईओ आरओ का पूरा करंट अफेयर कंप्लीट करवा देंगे। अपनी जो राजस्थान जो करंट अफेयर की जो क्लास आती है 2 दिनों से एक बार आती है, उसको एकदम अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, उस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड कीजिए और शेयर कीजिए।
तो प्लीज़ जल्दी से 1K सब्सक्राइब हमारा कंप्लीट कर दीजिए, उसके लिए आपका धन्यवाद रहेगा, आभार रहेगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।